हर दिन आखिर कब तक, ये सवाल जब हमारे जहन में उठता है तो कहीं ना कहीं अंदर कुछ कचोटता है। 78 साल की आज़ादी के बाद भी अगर हम महिला अत्याचार और उत्पीड़न की बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शायद हमारे सर शर्म से झुक जाने चाहिए। मैं खुद एक महिला हूं और आज जितने मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं वो भी महिलाएं हैं। और आधी आबादी की जब हम बात करते हैं, ऐसे में जब हम इन अत्याचारों की बात करते हैं और जिन आंकड़ों को हमने दिखाया, ये जिस रिपोर्ट के जरिए जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं कि 78 साल की आज़ादी के बाद हम कहाँ खड़े हैं, आधी आबादी सुरक्षित कहाँ है। माँ, बेटी, बहन, बड़े बड़े शब्द, और जब नेता इनके पास वोट मांगने आते हैं तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर। और बात करें कानून की, कानूनी जो लचीला व्यवस्था है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस सब पर आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। रेणु भाटिया हैं, चेयरपर्सन हैं हरियाणा महिला आयोग की, नेहा धवन हैं बीजेपी से, और कमल हांडा हैं कांग्रेस से, और रेखा अग्रवाल हैं वरिष्ठ वकील हैं। उन सभी से हम इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं रेखा अग्रवाल के पास जाना चाहती हूँ। रेखा अग्रवाल जी, जब हम बात महिला उत्पीड़न की करते हैं, महिलाओं के अत्याचार की करते हैं, एनसीआरबी के आंकड़ों की करते हैं, बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। और हाल ही में जो 2 घटनाएं हुई हैं, कोलकाता की, बदलापुर की, ये फिर से हमारे सामने ये सवाल खड़ा है कि आखिर महिलाएं सुरक्षित कहाँ हैं, और फिर क्या व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था की, क्यों सजा नहीं होती। नवजोत जी, बहुत ही दुख की बात है कि हाल ही के अंदर हमारा इंडिपेंडेंस डे हुआ था। कुछ ही दिन पहले हाल ही के अंदर रक्षाबंधन का भी पावन त्योहार मनाया गया, जहाँ पर बहन बेटियों की रक्षा की बात होती है। फिर भी आज आपके चैनल के माध्यम से और आपके साथ मैं बहुत बरसों से जुड़ी भी हूँ कि मेरे ख्याल से 20-15 साल पहले भी हम लोग यही बातें करते थे और आज भी वही बातें करते। इसीलिए तो मैंने कहा कि 78 साल की आजादी के बाद भी आज हम वहीं खड़े हैं। मानसिकता नहीं बदली है, कानून में बदलाव नहीं हुआ है, या फिर हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी से विल पावर नहीं है हमारी सरकारों की कुछ करने की। नवजोत जी, मैं यहाँ पर कहूँगी कानून के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव 2013 में हुआ था निर्भया कांड के बाद में। उसके पहले भी कानून में ऐसी कमी नहीं थी, परंतु क्योंकि निर्भया कांड जो था, जिसके अंदर जो बलात्कार जिस तरीके से करा गया था, वो एक बहुत ही विचित्र ढंग से किया गया था, बहुत ही घिनौने तरीके से किया गया था, जहां पर यहाँ तक उनके वकीलों ने, जो आरोपी थे उनके वकील ने ये दलील दी थी कोर्ट के अंदर कि निर्भया का तो बलात्कार हुआ ही नहीं, उसके तो ज्यादा से ज्यादा चोटें पहुंची हैं, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ। जब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा तो बलात्कार धारा 376 इंडियन पीनल कोड की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगी। तो इस तरीके जब बेतुके और घटिया तरीके की दलीलें दी गई थी, तो निर्भया केस के बाद में जब इतना बड़ा सड़कों के ऊपर मुहिम निकली थी, इतना बड़ा लोगों का आक्रोश हुआ था, उसके बाद में अमित वर्मा कमेटी की रिपोर्ट थी, उसके बाद ये बहुत व्यापक चेंजेस आए हैं, जहां पर सबसे पहले तो जो रेप की परिभाषा है उसको भी बदल दिया गया। राजू, यहाँ पर सिर्फ उस दिन आपके जी 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 रेखा, आपने कहा कि बहुत कुछ बदला है, कानून में बदलाव आया है, लेकिन मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। मैं चाहूंगी कि वो आंकड़े हम आपको दिखाएं, उसके बाद हम चलेंगे रेणु भाटिया के पास, चेयरपर्सन है महिला आयोग की। महिलाएं हर दिन 1200 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 2012 में 2.44 लाख मामले आए। देखिए ये आंकड़े अपने आप में क्या बयान करते हैं। और 2022 में 4.5 लाख से ज्यादा मामले आए हैं महिलाओं के खिलाफ जो अपराध के हैं। हर दिन 1200 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भारत में हर घंटे 3 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है। भारत में हर घंटे 3 महिलाओं के साथ अगर ये अत्याचार हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है। हर 20 मिनट में एक महिला से दुष्कर्म हो रहा है, हर घंटे 3, हर 20 मिनट में एक महिला के साथ दुष्कर्म हो रहा है। और आप जो कानून की बात कर रही थी रेखा अग्रवाल, 100 में से 27 आरोपियों को ही सजा, ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है।
100 में से अगर 27 आरोपियों को सजा मिलेगी तो फिर डर कहां है? डर कहां है अपराधियों में? और जब तक डर नहीं होगा तो ऐसे अपराधों पर अंकुश कैसे लगेगा? रेणु भाटिया जी महिला आयोग की चेयरपर्सन है, रोज इस तरह के मामले आपके सामने आते हैं, क्या कहना है? ये जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, हाल ही में जो बड़े हादसे बंगाल में हुए उनको लेकर क्या कहना है रेणु भाटिया? देखिए नवजोत, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आपने एक ऐसा सब्जेक्ट लिया जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, सेंसिटिव भी है और सेंसिबल भी है। और जो आपने आंकड़े गिनवाए, वाकई ये बहुत हैरान करने वाले आंकड़े हैं। आपने बहुत डिटेल में बताया और सभी लोगों को ताज्जुब हो रहा होगा कि इस तरह से महिलाओं के प्रति घिनौनी मानसिकता रखने वाले लोग हमारे ही देश में हैं। ये बहुत हैरान कर देने वाला विषय है। और आपने जो कहा कि सज़ा तो मिलती है परंतु उसकी जो है दर कम होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारा कानून ऐसा है, उसमें इतनी पेचीदगियां हैं कि कभी कभी हम किसी को रैंडम भी बंद करना चाहें, अगर उसको हम सज़ा दिलाना भी चाहें तो इतने कई अलग अलग तरीके के कानून निकल कर आते हैं, धाराओं में जो है वेरिएशंस निकल कर आ जाती हैं कि वो व्यक्ति कई तरीकों से बच जाता है। हमें कानूनों को बहुत, जितना चेंज हुआ वो अभी काफ़ी नहीं है, अभी हमें और कानून चेंज करने की आवश्यकता है ताकि लेकिन रेणु भाटिया हम कितना इंतजार करेंगे? हम कितना इंतजार करेंगे कि कानून और बदले? 100 में से अगर सिर्फ 27 आरोपियों को सजा मिल रही है तो कहीं डर नाम की कोई चीज अपराधी के मन में नहीं होगी, और जब तक डर या खौफ नहीं होगा ऐसे अपराधों पर अंकुश लग ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप नवजोत, अगर हम परसेंटेज इतनी ही रखेंगे तो अंकुश लगने में बहुत मुश्किलात होंगी। हमें परसेंटेज भी बढ़ानी होगी, हमें कानूनों में बदलाव भी लाना होगा ताकि कोई भी अपने आप को किसी भी तरीके से बचा ना पाए अगर उसने अपराध किया है। हम इस बात के बिल्कुल फेवर में नहीं है कि किसी निर्दोष को हम सज़ा दे दें, परंतु इस बात के फेवर में और सख्ती से हैं कि कोई भी गुनहगार छूटना नहीं चाहिए और जिस बेटी के साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। कानूनों में बदलाव की अगर हम बात करें तो पिछले दिनों भी बहुत सारे बदलाव हुए। हाँ, निर्भया कांड से लेकर आज तक दुख होता है कि हम आए दिन कुछ महीनों में फिर इसी तरह के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। 2.5 साल का आपका कार्यकाल भी रहा है रेणु भाटिया, क्या सबसे बड़े चैलेंजेस हैं? कानून की पेचीदगियां बहुत बड़ा चैलेंज है। सबूतों के आधार पर, बातचीत के आधार पर, अब कई बार हमारे पास कई लड़कियां अपनी समस्या लेकर आती हैं कि उनके साथ इस तरह से घटना घटी, तो हमें उसके लिए बहुत सारे सबूत चाहिए होते हैं, हमें उसके जो है एक्यूरेट पोजीशंस चाहिए होती हैं कि वहाँ कैमरा था, ऑडियो आया नहीं आया, ये व्यक्ति कितनी देर में आया, कितनी देर में नहीं आया। तो बहुत सारी ऐसी पेचीदगियां हैं जिनसे लड़कियों को कई बार न्याय नहीं मिल पाता। अभी कानून में जो बदलाव आया है उसमें एक बहुत अच्छी परिवर्तन किया गया कि अगर आपको व्हाट्सएप पे भी आपको कोई कुछ कहता है, अगर आपको इस तरह से मीडिया के माध्यम से कोई कुछ कह देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है और उन्हीं को सबूत माना जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, पहले इन चीजों को सबूत नहीं माना जाता था। सही बात लोग। लेकिन रेणु भाटिया जी, ये तो हीनियस क्राइम है। हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं, बदलापुर की हम बात करें, हम कोलकाता की बात करें, ये हीनियस क्राइम है और ये पहला हीनियस क्राइम नहीं है जहां बेदर्दी से एक महिला का कत्ल कर दिया जाता है रेप के बाद। उसके बावजूद हम वही बहस, वही चीजें, क्या सरकार के विल पावर में भी कहीं कमी नजर आती है? क्या राज्य सरकारों को इनिशिएटिव लेना होगा कि अपने अपने राज्य में कुछ सख्त कदम उठाए जाएं? देखिए, राज्यों में तो सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे। आप ये देखिए, कोलकाता में संदेश खाली के बाद ये दूसरा इतना बड़ा मुद्दा सामने आया है जिसके सबूत होने के बावजूद जो है पुलिस ने कार्रवाई प्रॉपर नहीं की।
पुलिस ने कई चीज़ों में ढिलाई बरती कि जो है निशान मिट गए, सबूत मिट गए, इसीलिए धाराएं कमजोर पड़ जाती हैं। आप उनके ऊपर जो भी जो एक्ट लगाना चाहते हैं वो कमजोर हो जाता है। जी, आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि स्टेट्स को भी पहल करनी होगी। राजनीतिक पार्टियों से भी मेरे साथ जो प्रवक्ता हैं वो जुड़े हुए हैं, वकील भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे राज्यों की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां पर महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहे हैं। ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश 3690 मामले, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश 3029 मामले, महाराष्ट्र 2904 मामले, हरियाणा 1787 मामले। आप देख रहे हैं हरियाणा का नंबर भी चौथे पर है, चौथे नंबर पर हरियाणा है। राजस्थान पहले नंबर पर है। तो राज्य सरकारें कर क्या रही हैं? नेहा धवन, क्या कहना है इन सब को लेकर आपका? देखिए नवजोत जी, आपको सबसे पहले तो ये बात कि आज का जो विषय है बहुत ही गंभीर विषय है और एक ये राजनीतिक विषय कम होकर सामाजिक विषय बहुत ज्यादा है। और जहां तक बात है भारत प्रदेश की, तो यहाँ पर महिलाओं के प्रति जितने भी अपराध हमारे सामने हैं, चाहे वो रेप जैसा घिनौना अपराध हो, गैंगरेप जैसा घिनौना अपराध हो, या फिर घरेलू हिंसा की बात हो, हमेशा से भारतीय समाज जो है उसके खिलाफ लड़ता आया है। हमारे कानून जरूर लचीले थे और उन्हीं लचीलेपन को दूर करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने ये बीड़ा उठाया और उन कानूनों को बदलने का जो बीड़ा उठाया और उसको अभी बदला है। जब भी किसी चीज में और इतने बड़े सिस्टम में, जो कि हमारे भारत देश की आजादी के बाद संविधान बना और अब तक वही संविधान ही लागू था, जबकि परिवेश बदल गया, माहौल बदल गया, अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, उस टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर भी बहुत से गलत प्रवृत्ति के लोग अपराध को अंजाम देते हैं। तो इस तरह के सिनेरियो में नए कानूनों को लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं भी एक एडवोकेट हूँ और महिला होने के नाते और एडवोकेट होने के नाते इस गंभीरता को मैं समझती हूँ कि नए कानूनों का आना बहुत जरूरी था। और अभी जो नए कानून लागू हुए हैं, जो आए हैं, उसका आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट आगामी दिनों में जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी लाइन से मैं एग्जांपल देती हूँ नवजोत जी, कि जब पहले रेप की धारा थी उसमें केवल 10 साल के सजा का प्रावधान था, लेकिन नए कानून में धारा 63 से लेकर जो 70 तक की धारा है, उसमें धारा 63 में नाबालिग से रेप में मृत्यु दंड का प्रावधान है और सजा का भी प्रावधान है और कम से कम 20 वर्ष की सजा का प्रावधान है। साथ में जो है उन पर फाइन भी लगाया जाएगा और ऐसी बहुत सारी चेंजेस जो नए कानून में किए, इसका जरूर कहीं ना कहीं आगामी दिनों में आपको फल देखने को मिलेगा। सुनते सुनते हम थक गए हैं, माफी चाहूंगी नेहा धवन, रुक जाइए। आपने कहा कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैं मानती हूं कि ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और मीडिया राजनीतिकरण नहीं करता है। राजनीतिकरण भी राजनीतिक पार्टियां करती हैं जब सड़कों पर उतर जाती हैं, और तभी इनका राजनीतिकरण होता है। मीडिया अगर ऐसे मुद्दों को उठाता है तो इसीलिए उठाता है कि बदलाव हो और सख्त कानून हो और दोषियों को सजा मिले। अगर ऐसा होता तो निर्भया के बाद इतने बड़े हीनियस क्राइम्स हम नहीं देखते। कमल हांडा हैं, एक बार उनको भी चर्चा में शामिल करते हैं। रेखा अग्रवाल के पास जाएंगे कि बातें बड़ी हो रही हैं। राज्य सरकारों की उतनी जिम्मेदारी है। राज्य सरकारें अपने लेवल पर क्या कर रही है? केंद्र ने कुछ चेंजेस किए। जब हम बुलडोजर चलाने की बातें करते हैं, माफी के साथ, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है, जो चार्ट आपको दिखाया, बुलडोजर की बात होती है, बुलडोजर चला दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद महिलाओं पर अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश 2 नंबर पर है, हरियाणा 5वें नंबर पर है। तो सवाल तो बनते हैं और जवाब आपको देने ही होंगे। एक बार फिर से हरियाणा प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। कमल हांडा, आपको एक बार चर्चा में शामिल कर रही हूं, उसके बाद रेखा अग्रवाल के पास चलेंगे। जी कमल जी, कहिए क्या कहना है आपका? आपको नमस्कार, सभी प्रवक्ताओं को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा नमस्कार। मैं सुन रही थी रेणु भाटिया को, जो प्रदेश की वुमेन कमीशन की अध्यक्षा हैं। उन्होंने बताया कि कानून में बहुत पेचीदगियां हैं।
तो अगर पेचीदगियां हैं तो आपको अपने मुख्यमंत्री की नॉलेज में वो बातें लानी चाहिए थी और उनको चेंज कराना चाहिए था, और सीएम जाके पीएम तक पहुंचाते और उसमें परिवर्तन करने, मतलब उसमें परिवर्तन होते। लेकिन मैं बताना चाहूंगी ये बात कि तो कितने कांग्रेस crime की बढ़ गए सरकारों हैं। में भी हो जानी चाहिए थी। अगेन आप वही कर रही हैं, आरोप प्रत्यारोप, नहीं, जिम्मेदारी सुनिए। लीजिए। ये तो कांग्रेस की सरकारों में भी नहीं, होना बिल्कुल ले चाहिए रहे था हैं। कमला जी। आप आपने सुनिए तो तुरंत से सही। रेणु भाटिया को कह दिया, हालांकि इसका जवाब रेणु अरे भाटिया ही आप देंगी, सुन मैं उन्हें डिफेंड नहीं नवजोत कर रही जी, हूँ। आप कौन जी मेरे को बोलने तो कहिए, दीजिए, बात तो कहिए खत्म करने कमल, दीजिए। कमल जी आप कहिए। आप आपको बीच में पूरी इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज। कहिए, जैसे आपने दूसरों को इंटरप्ट बोलने दिया, मुझे भी बोलिए इंटरप्ट बोलने बोलिए दीजिए। जी कहिए। हाँ जी, सुनिए अब आप भी कि क्राइम बढ़ गया है। ये खाली सिर्फ आपका ये 2-3 केस आप गिना रहे। निर्भया कांड से जो शुरू हुआ, निर्भया फंड भी हमने बनाया हम लोगों ने, लेकिन हमने उस लड़की को बचाने की भी कोशिश की, विदेश तक लेकर गए हम उसको सेव करने के लिए कि उसकी जान बचे, लेकिन वो नहीं बची। लेकिन उसके भाई को हमारे राहुल गांधी जी ने पायलट बनाया, ये भी बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी कमल बात ये कि इन्होंने, एक मिनट, लेट मी फिनिश, डोंट इंटरप्ट, इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज, बिल्कुल ये नहीं, बोलिए बीच में, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, फिर मेरे को चुप, कमल जी चुप हो इस जाइए। तरह से बात मत कीजिए, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात नहीं, रखिए। उनको वो बीच में बोलेंगी तो मेरी बात कैसे पहुंचेगी जी ना बिल्कुल। नवजोत जी। नेहा, नेहा 2 मिनट आप नहीं, उन्हें उनकी बात कंप्लीट करने दीजिए, आपके पास आती जी। मुझे मेरी बात नहीं, इनको प्रॉब्लम है, भाजपाइयों को इंटरप्ट जरूर करेंगे ये। मैं ये बताना चाहती थी कि ये जो हीनियस क्राइम हुआ है बदलापुर में, जो बच्चों की, मतलब वो भी नर्सरी के बच्चे, कितने शर्म की बात है, थाने डिस्ट्रिक्ट में हुई ये बात, और कितना घटिया मतलब काम उन्होंने किया, ना सिर्फ बदलापुर में, कोलकाता में, रोहतक में। और भी मैं कुछ बताना चाहूंगी कि बिल्किस बानो का भी मैं एक एग्जांपल जरूर देना चाहूंगी, वो सुनकर शायद अच्छा नहीं लगेगा किसी को। बिल्किस बानो के 11 रेपिस्ट एंड मर्डरर्स को आप लोगों ने उनको उनके अच्छे कंडक्ट पर बाहर छोड़ा, हार पहनाए गए, लड्डू खिलाए गए, सुप्रीम कोर्ट ने वापस उनको जेल में भेजने का काम किया। ये मैं बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ठीक है। और बाकी हाथरस की गुड़िया को कैसे रेप करके, पहले कहते रेप हुआ ही नहीं, पहले कहते रेप हुआ है, बाद में कहते रेप हुआ ही नहीं, उसको आधी रात को बिना उसके माँ बाप को दिखाए हुए उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जला दिया गया, वहां पर आने भी कमल नहीं जी, दिया गया पत्रकारों अगर को। अगर आप सुनिए। इधर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन सब मसलों का हल क्या है, कौन जिम्मेदारी लेगा? कांग्रेस की सरकार रही, भाजपा की सरकार है, राज्य सरकारें हैं। बात ही नहीं पूरी करने दे रही जी आप, मुझे कहिए। बात ही नहीं पूरी करने दे रही। आपने जो एग्जांपल दिए थे वो अधूरे थे, मैं उनको पूरा कर रही थी। मैं अंकिता भंडारी को भी जिसमें फरोशी के धंधे में धकेलना चाहा, लेकिन उसको मार दिया गया जब उसने मना किया। हाथरस की गुड़िया का हम ले लें, किसका ले लें? सबसे बड़ी बात तो हमारे हरियाणा की अगर हम लें तो उसमें तो ये है कि क्या कहते हैं, हरियाणा में तो आपने देखा ही है हमारी खेल कोच के साथ क्या हुआ, हमारी पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ, और ब्रिजभूषण शरण सिंह को और खेल कोच को बताया गया स्पेशल ऑन एयर। इनके मुख्यमंत्री खट्टर जी ने कहा मैं उसका इस्तीफा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक जो पार्टी है, या कोई भी हो, मैं कहती हूँ चाहे वो हमारी भी हो, रेप इज नॉट माई रेप और योर रेप, रेप इज रेप। वो गलत बात है, बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम है। और मैं कहती हूँ वैसा कानून लागू होना चाहिए जैसे सऊदी कंट्रीज में है कि बंदे को चौराहे पर खड़े होकर गोली मारेंगे नहीं जब तक आपकी 10-15 सरकार लोगों भी को, थी, तब तक लोगों को आपकी अकल नहीं सरकार भी आएगी। थी, आप कर देते हैं। एनीवेज, एक बार रेखा अग्रवाल जी के नहीं, पास नहीं, चलेंगे। मेरी बात सुनिए, रेखा, मैंने आपने मेरी एक पूरी रुक बात नहीं जाइए होने दी। कमल जी, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए, रुक जाइए। रेखा आपने जी, 3 बार interrupt कर दिया नए नवजोत जी कानून बीच में। आए हैं, सबने कहा नए कानून आए हैं, कहाँ है वो चेंजेस कानून? देखने को मिलेंगे। रेखा अग्रवाल, ब्रिजभूषण आपका शरण क्या सिंह को कहना साथ है? बिठाया, उसके बारे में क्या कहेंगी? रेणु भाटिया और नेहा धवन, संदीप सिंह के बारे में क्या कहेंगी? पॉक्सो हटवाया गया, नाबालिग बच्ची का जिन्होंने आरोप उन्होंने बताया था, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने ये किया, पॉक्सो को हटवाया गया। मैं आपको कुछ और आंकड़े देना चाहती हूँ मैडम, आपने जो आंकड़े दिए सो दिए, मैं आप बताना चाहती हूँ। 1 मिनट जरा, मेरे पास मैंने भी आंकड़े नोट कमल करके जी रखे 2 हैं। मिनट रुक जाइए। रेणु भाटिया, अ क्विक रिस्पॉन्स टू कमल जी। रेणु भाटिया। देखिए नवजोत, कमल जी बहुत उत्सुकता और एक्साइटमेंट में बातें कर रही हैं, परंतु भूल गई कि जैसे ये कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, भाजपा की प्रवक्ता नेहा धवन भी यहाँ बैठी हैं, तो वो उसका रिस्पांस करेंगी कि 10 सालों में कितने कानूनों में बदलाव आया। हाँ। परंतु आपने ये कहा नवजोत कि ये विषय सामाजिक है, नेहा ने भी कहा सामाजिक विषय है, हमें बेटियों की अस्मत के खिलवाड़ से राजनीति नहीं करनी चाहिए। अन्यथा अगर राजनीति होती तो कमल को ये सोचना चाहिए कि अभी कलकत्ता उसमें सोनिया गांधी चुप,
उत्तर प्रदेश की इनकी यादव बहन चुप, क्या प्रियंका गांधी बेटी हूँ, कर सकती हूँ चुप, ये उन्हीं के पार्टनर्स ही हैं ना जो चुप हैं। और अभी हाल ही में इनके नेता कश्मीर गए, महबूबा मुफ्ती चुप। तो बेटियों के मामले में इनकी लोग चुप रहते हैं और कानूनों की ये बात करते हैं। कमल जी से मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगी, कमीशन की चेयरपर्सन के नाते, हो सकता है मुझे ज्ञान ज्यादा ना हो, ये मुझे सिर्फ इतना बता दें कि 10 वर्षों में या क्यों नहीं गए, ऐसे कौन से कानून थे जो इन्होंने बनाए थे और हमने उनको अमल नहीं किया या हमने हटा दिए और अब अपराध बढ़ गया। बल्कि मोदी, कमल जी आपको सुनने की आदत नहीं है। 3-4 दिन पहले भी मैं आपके साथ एक डिबेट में थी, आप बीच बीच में बोलती थी और फिर मैनर्स की परिभाषा हमें सिखाती हैं। कमल जी, यू शुड हैव बड़े दुख की बात है कि सारी महिलाएं हैं, महिलाओं के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास अगर सबर नहीं है अपनी बात रखने का, तो बड़ी दुख की बात है। बड़ी दुख की बात है। रुक जाइए आप सब, हम इतने सेंसिटिव इशू पे बात कर रहे हैं। एक तरफ आप सभी कह रहे हैं कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, और इसी मंच पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, मेरे ही कार्यक्रम में आप राजनीतिक बातें कर रहे हो, राजनीतिकरण कर रहे हैं। इसीलिए तो ये मुद्दे कहीं अपने अंजाम तक पहुंच नहीं पाते हैं। रेखा अग्रवाल, नए कानून आए, लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ बदलाव होगा? जब तक डर नहीं होगा, जल्दी फैसले नहीं होंगे, तब तक क्या उम्मीद की जा सकती है? अगर सालों लगेंगे एक फैसला आने में। नवजोत जी, बहुत अफसोस की बात है कि हमारे केसेस जो कोर्ट के अंदर चलते हैं, उनकी ट्रायल जो होती है उसके तब बहुत लंबा समय लगता है। इस बात को मैं एक वकील होने के नाते भी एक्सेप्ट करती हूँ, और मुझे भी बहुत तकलीफ होती है जब मैं देखती हूँ कि सालों साल कोर्ट के केसेस चलते रहते हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही, अगर आपने अखबार में पढ़ा हो, टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि बंबई के अंदर एक व्यक्ति को 40 साल के बाद में निर्दोष घोषित किया गया रेप के चार्ज के अंदर। अब सोचिए कि उस व्यक्ति ने 40 साल तक उस पीड़ा को झेला है, और आखिर के अंदर उसका नतीजा क्या निकला है कि उसको निर्दोष घोषित कर दिया गया। ऐसे ही होता है कि कोई दोषी होता है, पर उसको भी बरसों लग जाते हैं कि उसको आप कमी कहाँ है रेखा अग्रवाल, कमी कहाँ है? कैसे ये कमी दूर कैसे होगी? कौन सी सरकार सामने आए और इन चीजों को दूर करे? नवजोत जी, इसमें कोई राजनीतिकरण का मामला नहीं है, बीजेपी कांग्रेस का मामला नहीं है। बिल्कुल, इसके अंदर हमें सीधा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स करनी पड़ेगी। जो हमारा एविडेंस जो बटोरने का सिस्टम है, इंडियन एविडेंस एक्ट, ईश्वर की दया से अभी उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ गया। अच्छा, तो ये बताइए कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आई हैं, अभी नहीं आई हैं? अगर नहीं है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आ चुकी हैं। हाँ, लेकिन क्यों उसके बावजूद भी इतना क्यों? उसके बाद भी इतना क्यों? क्योंकि आखिर के अंदर जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, जो और इंडियन एविडेंस एक्ट, जिनको अप्लाई करे बिना किसी केस की हम ट्रायल पूरी नहीं कर सकते, उन दोनों के अंदर बहुत लंबे लंबे प्रोसीजर्स थे, जिनको अब जो है सिंप्लीफाई कर दिया गया है। जब 3 नए कानून आए हैं, भारतीय न्याय संहिता जब आई है, उसके साथ साथ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये जो दोनों कानून हैं, मतलब इन तीनों कानून को साथ साथ ही जब लगाया जाता था, लागू किया जाता था, तभी जाके किसी केस की ट्रायल पूरी होती थी। तो अब इतने सालों के बाद भी, जहां पर एक जैसे कहते हैं कि हम अंग्रेजों की जो उस छवि से निकल ही नहीं पाए थे, उस स्लेवरी से नहीं निकल पाए थे, और ऐसे जो इंग्लिश तरीके के कानून बने थे, जिनको हम अभी तक फॉलो कर रहे थे, अपने भारतीय पर्सपेक्टिव के अंदर उनको लगा नहीं रहे थे। तो अब जो है, ये मैं बीजेपी के लिए कोई तरीके का उनको धन्यवाद नहीं कर रही हूँ, बीजेपी सरकार को, पर हाँ, जो अभी करंट सरकार है उसके लिए मैं ये जरूर धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने कानून को बदल दिया, और उनके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो एक स्पीडी ट्रायल की तरफ जाएंगे। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इतना लंबा था, जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसको पूरा कर ही नहीं सकते थे, और उसी की वजह से जो उनके अंदर जो लूप होल्स होते थे, उनकी, जैसे कहते हैं ना कि जो चोर है वो पतली गली से निकल जाता था। तो ये अब जो 3 कानून आए हैं, उनके बाद में मुझे लगता है कि जो ट्रायल है किसी केस की, वो जल्दी होगी, भले आदमी जो है वो निर्दोष पाया जाए, चाहे वो दोषी पाया जाए। दोनों सूरत के अंदर जो है ट्रायल जो है, हमें उम्मीद है कि जल्दी। पॉइंट टेकन। रेणु भाटिया, क्या ऐसे में राज्य सरकारें अपने लेवल पर भी कुछ इनिशिएटिव ले सकती हैं कि सख्ती हो, हालात बदलें? क्योंकि आप महिला आयोग की चेयरपर्सन हैं और 2.5 साल से आप बनी हुई हैं, आप ज्यादा बेहतर इस पर बोल सकती हैं। देखिए नवजोत,
मैंने अभी एडवोकेट महोदया की, रेखा जी बिल्कुल परफेक्टली बोल रही हैं कि जो नए कानून आए हैं जिनमें बदलाव आया है उनसे बहुत फ़र्क पड़ेगा, परंतु आंकड़ों को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, सबूतों के आधार पर बात करते हुए हमें अभी और परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और रही बात राज्य सरकारों की, हर राज्य की सरकार को इस विषय पर गंभीरता से सोचना होगा। महिला आयोग ने हरियाणा सरकार को भी कुछ पॉइंट्स केसों के आधार पर बदलाव के लिए, निवेदन के लिए भेजे। इसी प्रकार से नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया की क्या भेजे थे, पूर्व क्या कहा चेयरपर्सन था, रेखा आपका शर्मा जी ने पॉइंट भी ऑफ कई व्यू क्या बदलाव था कि भेजे। हरियाणा में क्या होना चाहिए? क्विकली, वक्त की कमी है, जल्दी से रेणु भाटिया, आपने क्या कहा था, क्या सुझाव दिए, क्या होना चाहिए? देखिए, मुख्य तौर पर हम लोगों ने ये कहा था कि जिस भी व्यक्ति के जो है सस्पेंशन के ऑर्डर्स रोके जाते हैं ऐसे कानून के बाद, सबसे पहले उसे सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए ताकि वो दोबारा से अपनी जमानत या अपने ऑफिस में जाने का काम ना कर सके। क्योंकि यहाँ पर बदलाव सिर्फ एक ही होता है कि उसका ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर ऐसे व्यक्तियों का करना कोई हल नहीं होता। वो आज यहाँ पर अपराध कर रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, कल दूसरी जगह पर जाकर करेगा। आपके इन सुझाव चीजों को पे देखते कोई हुए हमने कहा इम्प्लीमेंटेशन था कि हुआ? तुरंत प्रभाव से सबसे पहले उसे, जी हाँ हुआ, बिल्कुल हुआ। आप ये देखिए, जो रोहतक में जो मामला आया है, इसके ऊपर हमने गंभीरता से एक्शन लिया। हमने नेशनल मेडिकल कमीशन को लिखा कि इस डॉक्टर की, जिसने अपनी जूनियर के साथ इतनी हैवानियत करी, मारपीट करी, उसका जो है लाइसेंस रद्द हो। और मुझे उम्मीद है कि मेडिकल कमीशन इस बात पर तवज्जो देगा। यदि इस तरह से 2-3 डॉक्टर्स के लाइसेंस रद्द हो जाएंगे तो कैलकाटा जैसी और जो है हरियाणा की ये पीजीआई जैसी घटनाएं नहीं घटेंगी। चलिए, पॉइंट टेकन। नेहा धवन, आपके फाइनल कमेंट्स प्लीज। मैडम, मैं भी देना चाहूंगी एक कमेंट। जी, आपके पास आ रही हूँ कमल जी, एक बार नेहा धवन जी। नवजोत जी, नेहा जी, आपके फाइनल कमेंट्स, क्या कहना चाहेंगी कि क्या राज्य सरकारों को इनिशिएटिव और लेने की जरूरत है, कम से कम अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई जाए? मैं आपको तो सिंपली बात कहना चाहूंगी, आपने अपनी स्टेटमेंट में और जो भी ग्राफिक्स आपने दिखाए थे, उन ग्राफिक्स और अपनी स्टेटमेंट में एक बात थी जिसमें ये था कि 100 में से आरोपियों को सजा मिलती थी। ये किस पर बेस था? जो पुराने लॉज थे, इसीलिए उसमें बदलाव की जरूरत पड़ी। दूसरी बात ये कि 96% से ज्यादा आरोपी जो होते हैं वो महिलाओं के रिश्तेदार निकलते हैं। ये भी एनसीआरबी का डाटा कहता है और पूरे भारत देश की रिसर्च कहती है। तो ये एक सामाजिक मुद्दा तो है ही है। और दूसरी बात जो मैम ने भी कही और मैं बीइंग एन एडवोकेट भी कहती हूँ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का कॉन्सेप्ट भी इसीलिए लाया गया इन केसेस में। जो रेप या गैंग रेप के केसेस है, इनमें फास्ट ट्रैक कोर्ट का कॉन्सेप्ट भी इसीलिए लाया गया। इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। एक छोटी सी लाइन में मैं अपनी बात खत्म करूंगी जी। जो दिसंबर 2023 से लेकर जून 2024 तक का डेटा है हरियाणा प्रदेश का, केवल मैं हरियाणा प्रदेश की यहाँ बात कर रही हूँ नवजोत जी। दिसंबर 2023 टू जून 2024 जो रेप के केसेस थे और गैंग रेप के केसेस थे, वो सब मिलाकर 110 केसेस कम हुए हैं इन 6 महीने के टाइम पीरियड में। और इसमें 14.19% का डिक्लाइन रेट दर्ज हुआ है। तो ये जो नए कानून जब से इम्प्लीमेंट होना शुरू होंगे, इसमें और भी कमी आपको दिखेगी। ठीक है कमल जी, क्विकली आपका फाइनल कमेंट्स। कमल जी, मैं ये बता रही थी कि जुवेनाइल के भी जो केसेस, क्राइम बाय जुवेनाइल्स इज ऑन राइज। 96% 2016 से 2022 तक जो है चाइल्ड रेप केसेस में उछाल आया है, 2016 से 2022 तक। ठीक है। और मैंने एक बात कही थी कि जैसे सऊदी कंट्रीज में है, सऊदी अरेबियन कंट्रीज में, कि इसकी सजा सीधी मौत। चौराहे पर जब तक खड़े होकर हम 50-100 लोगों को गोली नहीं मारेंगे, लोगों को समझ नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात, ये रेणु भाटिया कह रही थी कि मैंने ये रिकमेंड किया, वो कर देंगे। तो लेट्स सी कि कौन करेगा या नहीं करेगा। वैसे ये एक काम बहुत अच्छा करती है, सेमिनार बहुत अच्छे करती हैं। और इन्होंने नहीं बताया कि बृजभूषण सिंह के मामले में प्रधानमंत्री क्यों चुप थे, ये पॉक्सो के लिए फिर से राजनीतिकरण। मैं इस
मैं माफी के साथ मैं इस कार्यक्रम में आज राजनीतिकरण नहीं करना चाहती हूँ। राजनीतिक बातें होंगी तो सवाल मेरे पास भी बहुत हैं, जवाब आप सबको देना शायद मुश्किल हो जाएगा, वक्त की कमी है। आप सभी का बेहद शुक्रिया, लेकिन दुख है मुझे कि हम जहां भी ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं वहां राजनीति जरूर होती है। और आज 78 साल की आजादी के बाद भी हम यहां खड़े हैं जहां हम ये सोच रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा कैसे, सोचने की जरूरत आपको भी है। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।